कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर। प्रधानमंत्री ने आज बेंगलुरु में किया मेगा रोड शो। लोगों ने पुष्प वर्षा कर पीएम का किया स्वागत। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे राउंड का चुनाव प्रचार हुआ तेज। मुख्यमंत्री ने बदायूं, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली में की जनसभा। कहा, सपा बसपा कांग्रेस तुष्टीकरण करते हैं, हमने किया सशक्तिकरण। नगर निकाय चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने लगाई पूरी ताकत। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मांग रहे हैं वोट। और जालौन में बारातियों से भरी बस की अज्ञात वाहन से हुई टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत, 15 अन्य लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में मेगा रोड शो किया। पीएम ने केम्पेगौड़ा स्टैच्यू से ट्रिनिटी सर्कल तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी डरी हुई है, घबराई हुई है कि जो लोग चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उन्हें भी प्रचार के लिए लाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार का अभी से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का प्रयासों में लग गई है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित अपनी रैली में ये बात कही। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाहजहांपुर में आयोजित जनसभा में बीजेपी प्रत्याशियों को निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशियों को जिताकर तीसरा इंजन जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन जीने का माध्यम है और यदि इस माध्यम को सही से लागू करना चाहते हैं तो निकाय चुनाव के इस इंजन को भी तीसरे इंजन के रूप में जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमने शाहजहांपुर के साथ यूपी के बदलने का काम किया है। अब रंगदारी नहीं मांगी जाती, व्यापारी शान के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने, उनके हक को देने का एक अभियान भी है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक माध्यम भी हमारे लिए है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि चुनाव जनता को उसका अधिकार देने का एक माध्यम हमारे लिए है। और भाइयों बहनों, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के द्वितीय चरण के चुनाव में शाहजहांपुर के लिए अपील करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं में इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदायूं पहले अपराध के लिए जाना जाता था, आज बदायूं विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आज भाजपा सरकार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कमल खिलेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट पर कमल खिलेगा और मोदी जी 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।
रही है। भाइयों बहनों, आपने उत्तर प्रदेश को बदलते देखा है और देश को भी। पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस रफ्तार को भारत ने पकड़ा है, यह रफ्तार ही भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर जनसभा कर भाजपा महापौर प्रत्याशी और नगर पंचायत प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को तमंचे की जगह टैबलेट दिया और यूपी में दंगों पर ताला लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस तुष्टीकरण करते रहे, हमने सशक्तिकरण किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बदली है तो अलीगढ़ के बारे में भी धारणा बदली है। पहले लोग अलीगढ़ आने में भी डरते थे, पता नहीं कब दंगा हो जाए। अब आप देखते होंगे कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके सड़कों पे नहीं चल सकता है। पहले व्यापारी और समाज का शरीफ व्यक्ति डरता था, समाज के बीच में आने के लिए डरता था, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं उसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए। और माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है, कोई अपराधी और माफिया आज सीना तान करके नहीं चल सकता है। व्यापारी और समाज का सम्मानित नागरिक इस सीना तान करके गर्व के साथ प्रदेश के अंदर जहां कहीं जाना चाहेगा जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन किसी माफिया और अपराधी को यह छूट नहीं दी जा सकती है। वहीं कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में कानपुर देहात के झिंझक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी होती है वो दरअसल उनकी पराजय की एडवांस स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़। मेरठ में नगर निगम चुनाव द्वितीय चरण में 11 मई को होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा से मेयर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया के समर्थन में एसजीएम गार्डन में व्यापारी व मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया मेरठ के मेयर बनेंगे और मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। पिछली बार हम चूक गए थे और ये 5 साल जो मेरठ के बीते हैं मेरठ शहर के विकास के लिए वो बेहतर नहीं रहे और ये जनता अब समझ चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 11 तारीख के चुनाव में हरिकांत अहलुवालिया जी मेरठ शहर के मेयर निश्चित रूप से बने। और उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज फर्रुखाबाद में प्रेस से वार्ता करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कटाक्ष पर करारे प्रहार किए। श्री पटेल आज वहां स्थानीय निकाय में समाजवादी प्रत्याशियों के चुनावों में जोश भरने के लिए फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर हैं। आज वो जनपद की 2 नगर पालिकाओं व 7 नगर पंचायतों के सपा प्रत्याशियों को समर्थन करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में जाकर सपा का माहौल बनाएंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें साइकिल बहुत आगे निकल गई है। दूसरे चरण के चुनाव में भी नगर निकाय क्षेत्रों में अखिलेश यादव की हवा चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है और समाजवादी पार्टी में लोगों का हुजूम लगातार आता जा रहा है।
इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ रही है। लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में हमारी जनता समाजवादी विचारधारा को पसंद कर रही है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब इसको महोत्सव के रूप में लिया जाए। पहले राउंड पर समाजवादी पार्टियों को मैंने बता दिया कि प्रथम चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी और दूसरा चरण भी मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी। बाराबंकी जिले में निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण में 1 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। वहीं जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नगर पालिका नवाबगंज के चेयरमैन पद के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। दोनों दलों के नेता टक्कर काफी कड़ी मानकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सपा की तरफ से चेयरमैन उम्मीदवार शीला सिंह सुबह से ही अपने चुनाव प्रचार में निकल जा रही हैं। घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं। सपा प्रत्याशी शीला सिंह ने कहा कि सपा ने उन्हें शहर के विकास के लिए चुना है, वो उनका सपना सच करके दिखाएंगी। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार पर भी उन्होंने निशाना साधा। माननीय अखिलेश यादव को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें कुछ समझा, इसलिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 5 काम जैसे टॉयलेट किंग शौचालय है, पार्क की व्यवस्था होगी, बहुत सारे तालाबों में पानी भरा हुआ है उसकी व्यवस्था करेंगे। कहीं कहीं तार, ये बिजली के खंभे बहुत ज्यादा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं तो हाथ से मतलब सर से निकल जा रहे हैं कि झुक के जाना पड़ रहा है कि मतलब ऐसे चले तो फिर मोहल्ले में कैसे लोग चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं विकास। जनपद मिर्जापुर के 96 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त तथा निष्पक्ष सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बीएसएफ जवानों के साथ हलिया के बरी पेट्रोल पंप से रूट मार्च निकाला। हलिया दुर्गा बाजार, हलिया बाजार पुराने थाने से होते हुए हथेड़ा गांव, गुलाब तिराहे और नया थाना तक इस रूट मार्च में ग्रामीणों को भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अगर कोई डराता या धमकाता है तो पुलिस को सूचना दें। ऐसे लोगों को चिन्हित कर पुलिस जेल भेजने का काम करेगी। बिना किसी भय या दबाव के निष्पक्ष होकर अपने अपने मतदान केंद्रों के बूथों पर पहुंचकर मतदान करें। जनपद मिर्जापुर में 10 तारीख को विधानसभा का उपचुनाव होना है। उसी के तत्वप्रधान में ये हलिया थाना क्षेत्र में आज जो भारी फोर्स के साथ, जिसमें कि हमारी पैरामिलिट्री की भी फोर्सेस थी, सिविल पुलिस की फोर्स है, पीएससी की है, यहाँ के सीओ, इंस्पेक्टर साहिबान सभी के साथ पूरे थाना क्षेत्र में भ्रमण करके कई किलोमीटर का रूट मार्च निकाला गया। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। इस दौरान जितने भी संदिग्ध लोग हैं, वाहन हैं, उनको चेक भी किया गया। साथ ही साथ पब्लिक के जो लोग हैं उनसे संवाद कायम करके 10 तारीख को निर्भीक होकर अपना वोट डालने के लिए बताया भी गया। और साथ ही साथ यही मैसेज दिया गया कि जो भी आदमी बदमाशी करने का प्रयास करेगा, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करे किसी भी तरीके से, उन सबको पकड़ के जेल। रामपुर में स्वार उपचुनाव। विधानसभा में आज अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भाजपा गठबंधन के लिए अपने प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी के लिए स्वार क्षेत्र की जनसभा में वोट मांगे और प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने की अपील की। इस अवसर पर अनुप्रिया पटेल ने आजम खां पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वार की जनता भी बार बार के चुनावों से तंग आ चुकी है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। शफीक अहमद अंसारी हैं और आप स्वयं देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय नेता हैं और लंबे समय से लोगों से जुड़े हुए हैं। जनता में, मतदाता में बहुत उत्साह है हमारे प्रत्याशी के प्रति भी और हमारे गठबंधन के प्रति भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को कप प्लेट का बटन यहाँ पर इतना दबेगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। अपने शहर को जितना विकसित कर सकती हूँ मैं उसे करने की कोशिश करूंगी। लंबे समय के बाद बहुमत से विजय बनाकर और कांग्रेस का बोर्ड बनाने जा रहा है। गठबंधन के पक्ष में इस समय हवा चल रही है और आप मेरठ का मौसम भी देख रहे हैं, बदल गया है। ये वही समाजवादी वाले लोग हैं, वही आजम खां थे जिन्होंने इनको संविदा पर रखने ठेकेदारी की प्रथा का शुरुआत कराई।
मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो सब लोग। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये, लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये। वोट करें सब मिलकर तो बन जाए जनमत, वोट करो मतदान करो सब लोग, वोट करो मतदान करो सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने आज प्रदेश के 20 जनपदों में छापेमारी की और एटीएस की टीम ने लगभग 70 लोगों से पूछताछ भी की है। प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा एटीएस ने बताया है कि परवेज अहमद और रईस अहमद 50-50 हजार रुपए के इनामी पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस के द्वारा की गई है। ये दोनों आरोपी वाराणसी में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की कट्टर विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे थे। दोनों के विरुद्ध पूर्व में वाराणसी के थाना चेतगंज में मुकदमे पंजीकृत थे। सीए एनआरसी के समय से ही आरोपी रईस अहमद असम व अन्य राज्यों के पीएफआई लीडर के सक्रिय सदस्यों के संपर्क में रहकर पीएफआई द्वारा संचालित देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था। दोनों आरोपी देश के विभिन्न राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल में आयोजित होने वाली गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त उन्होंने किया था। एटीएस वाराणसी यूनिट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं भौतिक सर्विलांस की मदद से दोनों फरार घोषित अभियुक्तों को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया। राज्यपाल बनाए जाने के बाद श्री शुक्ला पहली बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भगवान रामलला के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था, इसलिए प्रधानमंत्री को ही राम मंदिर का लोकार्पण भी करना चाहिए। भगवान रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन को लेकर राज्यपाल ने कहा कि पूरे देश और दुनिया के राम भक्त की ये पहली जीत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में विकास और बदलाव उसी दिन से शुरू हो गया था जब भगवान राम की कृपा से देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए थे। अयोध्या तो बदलनी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन राम की कृपा हो गई थी श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री हुए थे और अयोध्या में आकर के उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया था। अब राम जन्मभूमि पर मंदिर जब पूर्ण हो जाएगा, रामलला का विग्रह विराजमान हो जाएगा, उसका जब लोकार्पण होगा तो पूरा देश आह्लादित होगा और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आकर करके यहाँ पर शिलान्यास किए तो प्रधानमंत्री जी ही पुनः आकर के उसका लोकार्पण भी करें। दक्षिण अफ्रीका के सूडान प्रांत में गृह युद्ध छिड़ने के बाद जो भारतीय वहां नौकरी कर रहे थे उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया था। लोग कई कई दिनों तक भूखे प्यासे कमरों में कैद होकर युद्ध समाप्त होने का इंतजार करते रहे। भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूडान में फंसे भारतीय मूल के लोगों को तुरंत भारत वापस लाने की मदद की। गोंडा के मोतीगंज क्षेत्र के बदघेलवा गांव निवासी अजय कुमार गुप्ता अफ्रीका के सूडान प्रांत में खानसामा की नौकरी कर रहे थे। उन्होंने सकुशल घर आने पर बताया कि भारत सरकार ने अपने खर्च पर स्वदेश लाकर घर भिजवाया है। हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इंडियन एम्बेसी से हमको फोर्ट सूडान भेजा गया। फिर वहाँ करीब एक दिन पूरे थे। उसके बाद में फोर्ट सूडान से नहीं हमको पानी वाली शिफ्ट में वो लोग शिफ्ट किए। फिर हम टिड्डा के लिए निकले। टिड्डा में 2 दिन पड़े थे। उसके बाद में फिर यहाँ टिड्डा में फाइटर जेट गई और हम लोग को दिल्ली लेके आई और दिल्ली से फिर हम लोग को खाने पीने की सुविधा मिली। वहाँ से बस पकड़ा के हमको गोंडा के लिए छोड़ा गया। इतनी सरकार हमको सुविधा दी ताकि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, न कोई परेशानी हुई। बाकी मोदी और मोदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि अगर वैसी सरकार है तो हम लोग को इंडिया लाई, नहीं तो कभी हम लोग आपको बता दें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना में 33 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है।
इनमें शामिल 100 साल पुराने शामली रेलवे स्टेशन पर 15 करोड़ की लागत से विकास एवं नवीनीकरण कार्य किया जाएगा। रेलवे के डीआरएम डिम्पी गर्ग और अन्य अधिकारियों की टीम ने शामली पहुंचकर स्टेशन के नवीनीकरण कार्य शुरू करते हुए उसका जायजा लिया। इस दौरान रेलवे की टीम ने शामली रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण हेतु बनाए गए नक्शे को भी देखा तथा जल्द से जल्द एस्टीमेट बनाकर भेजने के निर्देश दिए। डीआरएम ने रेलवे अस्पताल का भी निरीक्षण किया तथा अस्पताल की जगह कम कर बड़ी पार्किंग बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को भी सख्ती से हटाने की हिदायत दी। करने के लिए ये इसको भी इंक्लूड करा गया है। तो आज शामली स्टेशन पे हम लोग आए थे इसको देखने के लिए, यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करे जाएंगे, और आर्किटेक्ट भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और डिज़ाइन डेवलपमेंट करने का। तो उनसे भी सलाह मशवरा किया है, तो अभी वो डिज़ाइन डेवलप कर रहा है, उसके बेसिस पे स्टेशन को रीडेवलप करके इम्प्रूव करा जाएगा। और जालौन में देर रात हुए सड़क हादसे में बारातियों से भरी बस की एक वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में 5 बारातियों की मौत हो गई जबकि उसमें सवार अन्य लोग घायल हो गए। देर रात करीब 2 बजे रेंधर थाना क्षेत्र के ग्राम मढेरा के रहने वाले मूल चरणपाल के पुत्र सुनील और प्रमोद की बारात में शामिल लोगों को लेकर बस वापस आ रही थी। जब वो माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुरा के पास पहुंची तभी उसकी एक वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस एक खंती में जा पलटी और पेड़ से टकरा गई, जिससे उसमें सवार 40 लोगों में 15 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई। घायलों को माधवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 5 को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य की हालत नाजुक होने पर उन्हें उरई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मढेरा से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गांव में, और वहां से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं जो बारातियों से भरी हुई बस थी, और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिनको CSC पर लाया गया। इनमें से 5 लोगों को मृत घोषित। और बहराइच पहुंची खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 मशाल रैली अंतर्गत घंटाघर चौक पर मुख्य अतिथि चिकित्साधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने मशाल को प्रज्वलित किया तथा हरी झंडी दिखाकर मशाल रैली को रवाना किया। मशाल रैली घंटाघर से प्रारंभ होकर छावनी चौराहा, डिगिया तिराहा, श्री गुरु नानक चौक होते हुए इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बहराइच में पहुंचकर संपन्न हुई। मशाल रैली में नगर के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 1200 छात्र छात्राओं और जिले के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जनपद में मशाल रैली के समापन के बाद क्रीड़ाधिकारी बहराइच नीरज मिश्रा ने मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर श्रावस्ती के लिए रवाना किया। विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश आयोजित कर रहा है और उत्तर प्रदेश के 4 जनपद गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ और बनारस और दिल्ली में 21 विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें 8000 से ज़्यादा खिलाड़ी और कोच मिलकर इस प्रतियोगिता में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह यात्रा इसलिए यहाँ पर लाई गई है कि जनपद के सभी जो प्रदेश के 75 जनपद हैं, इस यात्रा के माध्यम से नए बच्चों को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिले और वो देख सकें कि किस प्रकार हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश में सम्मान है, उनको गौरव मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। भारत गौरव यात्रा ट्रेन से लगभग 700 तीर्थयात्री पुणे से ओडिशा के भुवनेश्वर होते हुए कल वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वाराणसी में दर्शन पूजन और गंगा आरती को देखा। तीर्थयात्रियों ने बताया कि भारत गौरव यात्रा एक बहुत अच्छी ट्रेन है, कम बजट में ही कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यात्रियों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है, जिसके कारण हम सभी लोग घूम सके। यात्रियों ने बनारस को बहुत ही साफ सुथरा और आध्यात्मिक नगर बताया। और ये जो उपक्रम मोदी जी ने किया है वो बहुत ही बढ़िया और सबके लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद है। इसमें सब यात्रियों को कम पैसे में अच्छी सुविधा मिलती है और हर देवस्थान को यात्रा देखने को मिलती है। सुविधा भी बहुत अच्छा है,
जर्नी, लॉजिंग, बोर्डिंग, सब मैनेजमेंट जो है, ट्रैवल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सबके लिए खुशी का मामला है। वाराणसी में इतनी स्वच्छता और इतना कुछ अच्छा बनाया है, इसके लिए हम पूरा भारत के पंतप्रधान मोदी जी को श्रेय देते हैं कि मोदी जी के वजह ये वाराणसी का विकास हुआ है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान में कल आगरा स्थित बेगम साहिबा मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक न्यायालय का निर्णय टल गया। वादी पक्ष ने न्यायालय में कुछ दस्तावेज और हाईकोर्ट के कुछ अन्य मामलों में दिए गए आदेश की प्रति सौंपी। अगली तिथि 25 मई नियत की गई है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर वाद में कहा था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर स्थित ठाकुर केशवराय मंदिर को तोड़कर उनके श्री विग्रह मुगल बादशाह अकबर ने आगरा की बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दिए थे, इसलिए बेगम साहिबा मस्जिद का पुरातत्व विभाग से सर्वे कराकर श्री विग्रह को श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में भेजा जाए। हमने एक शूट फाइल किया था और हमारा ये कहना है कि 1670 में औरंगजेब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को श्री कृष्ण जन्म का विध्वंस करने के बाद यहाँ से आकर हो गया था और जो मेन केशव राय की मूर्ति है, मेन केशव राय की मूर्ति को हिंदुओं को अपमानित करने के लिए वहाँ ले जाकर के जाओ बजट इसको लगा इश्यू को लेकर हमने शूट फाइल किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा से स्वीकार किया गया और माननीय न्यायालय से हमने आज अनुरोध किया था कि इसमें ऑर्डर के लिए और रिजर्व किया गया था और हमारा विशेष रूप ये अनुरोध था कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन भेजा जाए, वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी, जितने फैक्ट्स हैं वो न्यायालय के सामने आने चाहिए, जनता के सामने आने चाहिए और जो गुमराह करके चीज़ों को छुपा के रखा गया उसका सत्य सब। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। यह श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। आज हम देखेंगे मंगल पांडे की वीरता की कहानी, जिन्होंने आजादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर। प्रधानमंत्री ने आज बेंगलुरु में किया मेगा रोड शो। लोगों ने पुष्प वर्षा कर पीएम का किया स्वागत। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की दूसरे चरण का चुनाव प्रचार हुआ तेज। मुख्यमंत्री ने बदायूं, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली में की जनसभा। कहा, सपा बसपा कांग्रेस तुष्टीकरण करते रहे, हमने किया है सशक्तिकरण। नगर निकाय चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने लगाई पूरी ताकत। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मांग रहे हैं वोट। और जालौन में बारातियों से भरी बस की अज्ञात वाहन से हुई टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत, 15 अन्य लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। समाचारों में फिलहाल इतना ही। हम जनमती, आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।